हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, मिश्र धातु। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, मिश्र धातु होता क्या है। परिभाषा पूछी जाए तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। समांगी बोले तो आपने पढ़ा होगा जीवन में, समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जब जो कोई भी दो पदार्थों का आपस में मिश्रण में मिला दिया जाए, उन दोनों को हम अलग अलग ना पहचान पाएं, उन दोनों को हम अलग अलग ना देख पाएं, एक तीसरा नया ही पदार्थ बन जाए। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के कुछ एग्जाम्पल देखिए बच्चों। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनती है। कॉपर और जिंक। एक मिश्र धातु है सोल्डर, जो लेड और टिन के मिश्रण से बनती है। लेड और टिन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्डर मिश्र धातु जो तारों के वेल्डिंग करने के लिए, तारों को जोड़ने के लिए जो टांका लगाया जाता है, टांका धातु है ये। सोल्डर मिश्र धातु है। लेड और टिन का मिश्र धातु है। एक होता है कांसा, कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। कांसा जो धातु है मिश्र धातु, वो कॉपर और टिन के मिश्रण से बनी है। एक है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें आयरन लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, कुछ मात्रा में कार्बन होता है। तीन धातु और एक है धातु, इसमें कार्बन भी उपस्थित है, स्टेनलेस स्टील। तो ये है दोस्तों कुछ मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल फॉर बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक डेफिनेशन पूछी जाती है अमलगम। अमलगम क्या होता है? देखो, जब मिश्र धातु बनाई जाती है, मिश्र धातु जिस भी धातु से बनाई जा रही है, अगर उसमें से कोई एक अवयव क्या हो, मरकरी यानी पारा, मरकरी यानी पारा हो, तो वह मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। ऐसी मिश्र धातु जिसमें कोई एक अवयव पारा या मरकरी हो, जब मिश्र धातु में मरकरी या पारा होगा कोई एक भाग, तो वो मिश्र धातु क्या कहलाएगी बच्चों? अमलगम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाती है। तो इस प्रकार से ये है मिश्र धातु और उससे संबंधित जानकारी। इसके बाद अपन आगे बात करें, आपको पता है सोना होता है। सोना जो होता है उसकी शुद्धता की माप पूछी जाती है सोने की। तो सोने की शुद्धता की माप को आपको ध्यान में रखना है। सोने की शुद्धता, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है बच्चों। कितना होता है? 24 कैरेट जो सोना होता है, शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है सोने की को, और वो 24 कैरेट सोना होता है जो शुद्ध सोना होता है। और आभूषण बनाने के लिए, जब हम आभूषण बनवाते हैं तो आभूषण बनाने के लिए जो सोना है बच्चों, वो आता है आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना होता है। 22 कैरेट सोना, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, शुद्ध सोना 24 कैरेट और आभूषण बनाने वाला सोना जो है वो 22 कैरेट होता है, जिसमें 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी, कोई अन्य पदार्थ साथ में बना करके उसको हार्ड बनाया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है, कोई प्रश्न होता है शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि वो थोड़ा मुलायम होता है, उसके आभूषण बन नहीं सकते, इसलिए उसको कठोर करने के लिए उसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है, जिसे हम 22 कैरेट सोना कहते हैं। एक है दोस्तों जो तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर के, तांबे के यानी कॉपर। इन बर्तनों को अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं। कॉपर कार्बोनेट क्या बना लेते हैं? कॉपर कार्बोनेट नामक हरे रंग का पदार्थ बना लेते हैं। ध्यान रहेगा, तांबे की जो वस्तुएं हैं वो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का हरे रंग का पदार्थ, हरे रंग का होता है ये बना लेते हैं। और इसके कारण इनकी जो कॉपर की जो धातुएं होती हैं उनकी सतह पर हरे रंग की परत दिखाई देने लगती है। जब उस पर आप नींबू आदि का घोल
नींबू का रस या कोई अम्ल डालते हैं तो ये कॉपर कार्बोनेट जो है उसके कारण नींबू में घुल करके अलग हो जाता है उसके परत से, और बर्तन के अंदर से वो साफ हो जाता है बर्तन, और इसके ऊपर जो परत होती है कॉपर कार्बोनेट की, इसको अलग कर देता है नींबू या कोई भी अम्ल। नींबू का रस भी अम्ली है, सिट्रिक अम्ल आपको पता है। इसी प्रकार से एक आता है अपना चांदी की जो धातु होती है, चांदी, Ag, चांदी, सिल्वर, ये वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती हैं, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बना लेती हैं। सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो होता है काला। कैसा होता है दोस्तों? काला कलर होता है। तो इसके कारण सिल्वर की वस्तुओं पर काफ़ी दिनों के बाद आप देखते हो काले रंग की परत, यानी वो काली होने लगती है कुछ दिनों बाद। तो ये वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन करती है चांदी, और सिल्वर सल्फाइड पदार्थ बनता है काले रंग का, उसके कारण वो काली परत बन जाती है। इसके बाद अपन बात करें लोहे की, आयरन, लोहा जंग बना लेता है अपने ऊपर। लोहा जो जंग बनाएगा वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी का फॉर्मूला वो H2O, इन तीन चीज़ों में आपस में बंध बनता है, और Fe2O3 3H2O, ये है आपके जंग का फॉर्मूला। जो लोहे पर जंग लगती है बच्चों, Fe2O3 3H2O, लोहा जो है वो खुले में रखने पर वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी, जल नहीं है ये, नमी है, वाष्प, नमी के साथ क्रिया करके, और आयरन ऑक्साइड और 3 जल के कृष्ण अणु इसके साथ में होते हैं, इसका निर्माण कर लेता है, जिसके कारण लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। लोहे को अगर आपको जंग से बचाना है तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए आप कलर कर सकते हो, उसके ऊपर रंग कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के ग्रीस लगा करके आप उसको बचा सकते हो, पेंट कर सकते हो, या फिर मिश्र धातु बना सकते हो लोहे के। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 काम की बातें हैं। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत, सिल्वर के ऊपर काले रंग की परत, और लोहे पर जंग का लगना, ये 3 चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये पाठ अब एंडिंग की ओर। अब इस पाठ में एक बचे हैं अपने टॉपिक आयनिक यौगिक। अपन आयनिक यौगिकों के 2 एग्जाम्पल लेके और उसको समझते हैं कि किस प्रकार से आयनिक यौगिक बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन का कंप्लीट कर देंगे कमाल। हाँ जी, आयनिक यौगिक। किसे कहते हैं आयनिक यौगिक? जैसा कि नाम है आयनिक यौगिक, एक धनायन दूसरा ऋणायन, धनायन इलेक्ट्रॉन दिए, ऋणायन इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण आदान प्रदान से क्या बन गया? बंध बन गया, उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं, और इससे बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। बच्चों, आयनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। NaCl का निर्माण, किसका निर्माण? NaCl का। अब देखिए दोस्तों, सोडियम 11 नंबर पर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 है। कोश इसके अंदर K, ये L, ये M, इसमें 2 है, इसमें 6 2 8 है। मैंने आपको अलग पहले क्लास में ये सब बातें बता दी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सबसे बाह्यतम कोश में 1 है। सोडियम क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो ज़्यादा मुश्किल है। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको सोडियम की। सोडियम ने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस पे जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर उतना ही धनावेश आएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो थे वो प्रोटॉन की संख्या से कम हो गए, 1 प्रोटॉन ज़्यादा, तो इस पर एक धनावेश आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 8 1, देखो 2 8 1। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका हो गया 2 8, तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूरा हो गया। ऐसे ही क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 17 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कोश के, वही L और ये M। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 5 और 2
7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस क्लोराइड आयन बना लेगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है और इसके पास है 2 8, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 8 हो गई। जब इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो उसको पहले ऐसे लिखते हैं Cl प्लस इलेक्ट्रॉन और ये ऋणावेश आ गया। इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो सोडियम ने क्रिया की है, ये 2 उत्पाद बने हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक धनावेश आया है। अब देखिए बच्चों हुआ क्या कि एक सोडियम एक क्लोरीन के पास आएगा, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में माय डियर स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु से दर्शा देंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ये इसको दे देगा, जब ये उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर धनावेश आ जाएगा। और क्लोरीन पर देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके थे 7, तो एक इलेक्ट्रॉन अब सोडियम का आ गया, उसको अलग से दर्शा देंगे और इस पर ऋणावेश लगा देंगे और आपका एक धनावेश और एक ऋणावेश यानी दोनों जुड़ करके बना लेंगे NaCl अणु, सोडियम क्लोराइड अणु का इस तरह से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनता है NaCl आयनिक यौगिक। आप देख रहे हो एक धनायन है, धनावेश आ रहा है, एक ऋणावेश आ रहा है। आयनिक यानी आवेशित परमाणु के मध्य जो बंध बन के यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको बता देंगे, आप कर लेना, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल नंबर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में धातु है मैग्नीशियम और अधातु है ऑक्सीजन। किस तरह से क्या हो रहा है देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम 12 नंबर पर 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2, इसमें देखो K, ये L और ये M, 2 6 2 8 और 2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम क्या करेगा, रिएक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तो इस पर 2 धनावेश आ जाएगा। जो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस पर उतना ही क्या आ जाएगा बच्चों, धनावेश आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 था, अब बन गया 2 8, बाह्यतम कोश स्थायी हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन नंबर 8 पर है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4, ये K और ये L, 2 ही कोश हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं। ये क्या करेगा जी, 6 है तो बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा तो ऑक्साइड -2 बनाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 था, इसका हो गया 2 8। दोनों के अंदर देखिए बाह्यतम जो कोश है उसमें 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर भी इसको ऐसे दर्शाना इलेक्ट्रॉन को, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दर्शाने, यहाँ सिर्फ बाह्यतम कोश में देखो 6 थे ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम के पास बाह्यतम कोश में देखो 2 थे, ये 2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये पूर्ण रूप से किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा कि ले जा, जी ले तेरी जिंदगी है। इस प्रकार से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस पे 2 धनावेश और इस पे 2 ऋणावेश, और 2 धनावेश 2 ऋणावेश आपस में संतुलित, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से बन गया अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये था आयनिक यौगिकों के निर्माण की बात। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बनाते हैं आयनिक यौगिक। इसके अलावा इस पाठ में ऐसा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, और फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो आप बताएं, आपको वो सारी बातें क्लियर करवा दी जाएंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ अभी बच गई, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में। आयनिक यौगिक का गुणधर्म, क्या क्या विशेषताएं होती हैं आयनिक यौगिकों में, उसी की बात करेंगे हम। सबसे पहली बात, आयनिक यौगिकों की प्रकृति। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं,
कैसे होते हैं बच्चों? ठोस होते हैं। इनमें जो प्रकृति पाई जाती है वो भंगुर प्रकृति पाई जाती है। सर, भंगुर प्रकृति क्या होती है? जब किसी आयनिक यौगिक पर चोट मारते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। इसे कहते हैं भंगुर प्रकृति। क्या कहते हैं? भंगुर प्रकृति। याद रखने की चीज है। उसके बाद बात करें आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक, तो ये दोनों ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों? काफी अधिक होते हैं, क्योंकि बंध काफी मजबूत बनता है इनमें, आयनों में। उसके बाद का बात करें, हाय हाय, ये है क्वेश्चन, चालकता। आयनिक यौगिकों की जब चालकता की बात करते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। आयनिक यौगिक, जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। क्योंकि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, आयनों के अंदर, आयनिक यौगिकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होता है विद्युत धारा को ले जाने के लिए। ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में, गलित अवस्था में बोले तो, अब एग्जांपल से समझो इसको। गलित अवस्था में जैसे NaCl को आपने जल में घोला, तो जल में घोलते ही NaCl Na+ और Cl- में टूटेगा। जिन आयनों से बने हुए हैं, जल इनको घोल देता है और तोड़ देता है। तो यहां पर जो आयन बन गए गलित अवस्था में, तो ये आयन, सोडियम जो है धनावेश है, ये कैथोड की तरफ भगेगा, और क्लोराइड आयन है वो एनोड की तरफ भगेगा। और जब विलयन में इस तरह से जाने चलने के लिए विलयन में आयन उपस्थित हो जाएंगे, विलयन में क्या उपस्थित हो जाएंगे? आयन। तो वो विलयन विद्युत का क्या बन जाएगा? सुचालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? विलयन विद्युत का सुचालक बन जाएगा। अर्थात उसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होने लगेगी? प्रवाहित होने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में ये आयन देते हैं और इन आयनों की वजह से आसानी से विद्युत का चालन होता है। तो ये जो चालकता वाला पोर्शन है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि आयनिक यौगिक ऐसा क्यों करते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो ये था दोस्तों अपना ये लेसन धातु अधातु वाला। आज ये कंप्लीट होता है। आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप सभी अच्छी पढ़ाई करेंगे। शानदार पढ़ाई करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब मनोकामनाओं के साथ आज के इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आगे की क्लास के लिए कीजिए इंतज़ार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।